सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बूंद से भरी हुई थी। गांव के पश्चिम छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें। टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी था बंशीराम। गांव का सबसे ईमानदार, दयालु, नेक किस्म का आदमी था। सबसे मेहनती लेकिन सबसे गरीब इंसान। यह सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे। जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। सही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को ऊपर वाले भी देखता है। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में बीज तो बो दिया है रुक्मणी, पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहाँ से दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते? अभी तो मई का महीना ही चल रहा है। जून जुलाई में तो गांव के बचे खुचे सभी नहरें भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो रुक्मणी, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में बंशीराम का छोटा भाई रहता था, गोपाल, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह कठोर भी था। देख परसू राम गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वह भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े भैया हैं। राम जैसा सीधा कहता है, हराम का पैसा घर नहीं टिकता। पर देख, मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास कि पूरे गांव वालों को पाल सकता है। मदद वो नहीं होती रुक्मणी जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ बोलकर पैसे कमाने में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन बंशीराम के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपने खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई गोपाल उसे रास्ता में मिलता है। गोपाल भैया, अब तो मान जा। यह जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी में काम करने जाता है। तेरे पास सब कुछ है गोपाल, बस एक चीज नहीं है, वह है चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह बंशीराम अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा, चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय, पास ही से एक चरवाहा गुजरता है जो बंशीराम की हालत देखता है और कहता है, अरे बंशी भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक नहीं बना तो खेत की सारी फसल मर जाएगा और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद बंशीराम की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद बंशीराम धूप में बेहोश हो चुका है होता है।
उसका शरीर तेज धूप से तप रहा है, होंठ सूख गए हैं, फावड़ा पास पड़ा है। तभी रुक्मणी खेत के पास आती है, हाथ में पानी का बोतल लेकर। बंशीराम जी, ओ बंशीराम जी, बंशीराम जी आंख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था राजू को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है ना, उठिए ना। बंशीराम की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। वह एक बार आंख खोलता है और रुक्मणी से कहता है, रुक्मणी कुआं बनाना है, राजू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। बंशीराम की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। रुक्मणी की चीख आसमान में गूंज जाती है। रुक्मणी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और रुक्मणी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पसरा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थी जो बंशीराम के होने का एहसास कराती थी। बेटे की छोटी छोटी बातें अब रुक्मणी के दिल को छलनी कर देती थी। अगली सुबह रुक्मणी ने फावड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरा कुआं को खोदना चालू कर दी। कई दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे कुएं से पानी आ गई। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब बंशीराम का भाई गोपाल उस कुआं को देखकर लालच भर आई। मीरा, पानी की समस्या अब होते जा रही है। सारे तालाब कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। पर आप पानी की व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूख पड़े हैं। अरे मूर्ख मीरा, तुम्हें क्या पता नहीं है? रुक्मणी भाभी ने कुएं की खुदाई कर दी है और उसमें पानी भी निकल आई है। अब देखो मैं व्यापार पानी का कैसे करता हूँ। फिर गोपाल रुक्मणी का घर पहुँचता है और रुक्मणी से कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे ये बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वे कुआं वाली जो खेत है, वह खेत बाबूजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। गोपाल जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वह जमीन क्यों नहीं लिया? और तेरे भैया ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे भरोसा नहीं है कि वह जमीन आपका है। देखिए भाभी जी, भैया की गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह जमीन भैया को रखने को दिया था, पर अब वह जमीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है रुक्मणी भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। और अगली सुबह होते ही रुक्मणी कागज को लेकर मुखिया जी के पास जाती है, पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी भी गोपाल से पैसा लिए हुए थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। रुक्मणी, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत गोपाल का है। फिर रुक्मणी बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं गोपाल के हवाले कर देती है। और उधर गोपाल खुशी खुशी वह पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो मीरा, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, ऐसे कहते हैं बेईमान वाला। फिर गोपाल अपने नौकर परशुराम से कहकर गांव में यह बात फैला देता है। सुनो गांव वालों, आप लोगों की पानी की समस्या गोपाल भैया ने खत्म कर दी है। अब किसी को भी अब पानी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जिनको भी चाहिए वह गोपाल भैया के कुएं से ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ।
कौन बेच रहा है पानी? गोपाल कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे यह तो वही कुआं है ना जो रुक्मणी ने खोदी थी। हाँ भाई, उसी का है। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब रुक्मणी ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब यह गोपाल कैसे मालिक बन गया? जब यह बात रुक्मणी के कानों तक पहुंची तो रुक्मणी को यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपए में 20 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी गोपाल की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पांव में फटे हुए चप्पलें थी। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। बाबा सीधे गोपाल के कुएं के पास पहुंचा और बोला, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपए दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जाओ बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। कहाँ कहाँ से जाते हैं लोग। साधु बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर वह अगले घर पहुँचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं। तुम्हें कैसे दें? यहाँ सभी लोगों का वही हाल है, सब पानी खरीद कर पीते हैं। बाबा और आगे बढ़े, तीसरे घर गए। वहां भी वही जवाब मिला, पैसे दो, पानी लो। थके हुए पांव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था रुक्मणी का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। रुक्मणी अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेक रही थी। बाबा उसके पास पहुंचे और बोली, बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। रुक्मणी ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा, यह लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके मन मन ही सोचता है। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदाते हैं, फिर अपना झोला खोलते हैं। झोले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं, जो लाल कपड़े से ढका होता है। बेटी रुक्मणी, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। यह मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे यह मटका नहीं चाहिए। मैं यह मटका रखकर क्या करूँगी? घर में कुछ सामान नहीं है तो यह खाली पड़ा रहेगा। बेटी, यह मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है उसे ही मिलता है। यह साधारण मटका नहीं है। यह मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से वह मिलेगा। पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी। पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी यह रुक जाएगा, वरना यह मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रुक्मणी ने मटके को अपने पास रख ली और इतना कहकर बाबा रुक्मणी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह रुक्मणी घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज आती है और मटका पानी से भर जाता है। रुक्मणी की आंखें
हैरानी से खुली की खुली रह जाती। अब ढक देती हूँ। बाबा ने कहा था जरूरत की सामान पूरी हो जाए तब लाल कपड़े से ढक देना। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज रुक्मणी जरूरत के अनुसार कुछ मांगती। दूध, आटा, दाल और मटका हर बार उससे वहीं देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि रुक्मणी के घर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर रुक्मणी इसे छिपा कर रखती है। किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था इसका उपयोग जरूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद अब रुक्मणी का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की नई घर है। जहाँ पहले एक खाली कोना था, अब वहीं एक बड़ा सा राशन की दुकान सजा है। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगाकर आते हैं। रुक्मणी बहन, दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। ये सब भगवान की कृपा है गीता बहन। रुक्मणी बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारे देवर गोपाल उतना ही बेईमान। इसीलिए देखो, आज गोपाल का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी का फल में देर है, पर अंधेर नहीं। यह सब औरतों की बातें खड़ा होकर गोपाल सुन रहा था और फिर उसे रुक्मणी से जलन पैदा हो गया और वह सोचने लगा, आजकल रुक्मणी भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना हम रुक्मणी भाभी की दुकान में ही आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी रात गोपाल ने रुक्मणी की दुकान में आग लगा देता है और घर में चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है कि रुक्मणी की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। जब रुक्मणी को इस बात की खबर मिली तो रुक्मणी बहुत ही उदास हो गई। तभी उस मटके के पास बैठकर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मणी की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आता है, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, हिम्मत मत हारो। जो जो तुम्हें चाहिए वह फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जो जैसा करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। यह सुनते ही रुक्मणी को एक उम्मीद की किरण नजर आई और फिर से वह अपनी राशन की व्यापार को चालू की। रुक्मणी की तुरंत दुकान खोलने के बाद गोपाल को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन सोचने लगा, ओ तो ये माजरा है। आखिर में यह भाभी ऐसा क्या करती है कि यह तुरंत ही अपना राशन का व्यापार चालू कर लेता है। अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोपाल गुस्से में रुक्मणी की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय गोपाल रुक्मणी के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर रुक्मणी घड़े के सामने बैठी होती है। मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो ये मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब ये मटका हमारा होगा। गोपाल खिड़की से आता है और रुक्मणी के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। गोपाल मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को दिखाता है। अब हमें इस गांव से दूर जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी जल्दी में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो दो कि बात क्या है। तुम बोलती ही बहुत ज्यादा हो। थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। गोपाल, पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। गोपाल बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है।
क्या जी इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ, अभी देखो मटका 2 बोरी चावल दे दो। मटका से चावल निकलने लगता है। पापा पापा आइसक्रीम मांग कर देखो ना। मटका से आइसक्रीम निकलने लगता है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगता है। तभी पत्नी बोलती है, अरे अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। पत्नी डरने लगती है। गोपाल बंद करो इसे, बहुत हो गया। पानी अंदर आ रहा है और आइसक्रीम भी पिघल रहा है। रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया। अब चावल, आइसक्रीम सब कुछ गिरते जा रहे हैं और नाव डूबने लगी है। गोपाल और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। रुक्मणी मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक मटका ने जो भी दिया था, रुक्मणी ने अपने मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।